नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, हम इस चैनल के माध्यम से निरंतर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और आगे इसी प्रकार से करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ वो समसामयिकी पर आधारित ये श्रृंखला रहेगी। इस समसामयिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को पहले से लेकर अंत तक अवश्य देखें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कैब नीति योजना के तहत निजी वाहनों की एक्सपायरी कितने वर्षों में हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कैब नीति जो केंद्र सरकार द्वारा जो लागू की गई है उसमें आप जब कोई नया वाहन खरीदोगे तो उस नए वाहन को आप सिर्फ 20 सालों तक ही उसे चला सकते हैं और 20 साल जैसे ही उस वाहन को होंगे तो वो एक्सपायरी हो जाएगा। जिस प्रकार से आप दवाइयाँ लेते हो या कोई खाद्यान्न चीज़ें लेते हो, हर दवाई के पीछे या जो प्रोडक्ट लेते हो उसके पीछे उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, क्योंकि उसके पश्चात वो किसी काम का नहीं रहता है। तो जो स्क्रैप नीति की योजना के तहत जो सरकार जो चीज़ें लेके उपस्थित हुई है, जो नियम कानून लेके उपस्थित है, उसके आधार पर जो निजी वाहनों की एक्सपायरी डेट 20 वर्षों में ही खत्म हो जाएगी। आपके 20 वर्ष से ही आप अपने नए वाहन को प्रयोग में ला सकते हैं, उसके पश्चात उसे यूज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैप नीति के तहत कमर्शियल वाहनों की एक्सपायरी कितने वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। दोस्तों, जो कमर्शियल वाहनों की जो एक्सपायरी की यदि मैं बात करूं, जो सरकारी या रोडवेज की बसें कहें या DTS की बसों की यदि हम बात करें, तो ऐसे वाहनों की जो एक्सपायरी डेट रहेगी वो 15 वर्षों तक के ही लिए रहेगी और निजी वाहनों के लिए आपके 20 वर्ष के लिए ये रहेगी। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैप नीति के तहत कितने रुपये का निवेश किया जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जो स्क्रैप नीति जो लागू की जा रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार जो धन आवंटन करेगी, जो धन इसके अंतर्गत रिलीज करेगी, तो उस धन राशि की यदि मैं अमाउंट की बात करूं तो दोस्तों ये 10,000 करोड़ रुपए का ये धन आवंटन केंद्र सरकार इसमें निवेश करेगी। ठीक है, अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिशन पोषण 2.0 देश के कुल कितने जिलों में यह लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, जो पोषण मिशन है उसको 112 जिलों में ये सरकार इस योजना को लागू करेगी। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिशन पोषण 2.0 अभियान कितने दो कार्यक्रमों का विलय इसके साथ किया गया है या करवाया गया है। ठीक है, जो मिशन पोषण है इसमें आपने देखा हुआ 2.0 अभियान किन दो कार्यक्रमों का विलय करके इसे बनाया गया है। देखिए, जो मिशन पोषण है उसको दो जो योजनाएं पहले चल रही थी इस सरकार के माध्यम से, उन दो योजनाओं का इक्वलिटी कर दिया गया है। कहने का मतलब है इन दोनों का विलयीकरण कर दिया गया है, जो मिशन पोषण 2.0 के नाम से जानी जाएगी। इससे पूर्व जो दो योजनाएं हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये दो योजनाएं कौन सी है, तो ये पोषण अभियान पहला और अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम, ये दो कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे। पोषण के आधार पर जितने भी जो जिन महिलाओं का बच्चा होने वाला होता है या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको विकलांग या भूखमरी के कगार पर आ जाते हैं, जिनको पोषण पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, गर्भवती महिलाओं को या बच्चों को, तो उन के लिए ये मिशन पोषण 2.0 ये योजना लागू की गई है। इससे पूर्व जो ये योजना थी पोषण अभियान के तहत, जिसमें आपके चना, उड़द की दाल या काजू, किशमिश, ये सभी कुछ इसके अंतर्गत दिए जा रहे थे गर्भवती महिलाओं के लिए, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहे। और पोषण अभियान योजना प्लस अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम का विलयीकरण करके मिशन पोषण 2.0 ये लागू किया गया। अब बात करते हैं छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। छठे प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के लिए कितनी करोड़ की राशि इसकी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत हमने ये कहा था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये आत्मनिर्भर भारत योजना को ये जो धरातल पर उतारा गया था, तो इस योजना के तहत या कहें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए 3.0
के लिए कितने करोड़ रुपए का ये पैकेज की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। दोस्तों यदि मैं अब आपको बताऊं तो इसके अंतर्गत 2,65,080 करोड़ रुपए की इसके अंतर्गत ये पैकेज निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें आपको 2,65,080 करोड़ रुपये इसके अंतर्गत खर्च किया जाएगा। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 3 चरणों को मिलाकर अब तक कितने करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। देखिए, जब से ये आत्मनिर्भर भारत की पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था कि हर किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या कहें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा गया था, तो इस योजना के जो 3 चरणों को मिलाकर अभी तक इसमें कुल कितना रुपया या कहें इसमें कुल कितनी धनराशि का आवंटन अभी तक केंद्र सरकार कर चुकी है, तो हम बात करें तो दोस्तों इसमें 29,87,000 करोड़ रुपए का इसमें क्या कर दिया, धनावंटन कर दिया गया। बहुत बड़ी अमाउंट है, 29,87,000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया गया है या कहें केंद्र सरकार द्वारा इसमें लगा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत कितना करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, देखिए आत्मनिर्भर और स्वास्थ्य योजना इसके अंतर्गत क्या किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत अभी तक का जो खर्च किया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो भारत का गरीब से गरीब जो तबके का जो नागरिक है उससे लेके उच्च वर्ग तक के सभी को इसके अंतर्गत इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज होगा, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत किया गया है। तो अब तक इसमें कुल कितना धनराशि खर्च किया जाने का अनुमान लगाया गया है, इसमें 64,180 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी अमाउंट है, 64,180 रुपये इसके अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वें नंबर का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्वास्थ्य बजट कितना प्रतिशत अधिक हुआ है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष स्वास्थ्य बजट में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अगर हम बात करें तो यह 137% इसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर हम बात करें जो ये बजट था या कहें इसके अंदर कितना ज़्यादा चीज़ों को रखा गया है, तो देखिए 2,23,846 करोड़ रुपये इसके अंतर्गत ये सरकार द्वारा इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। और यदि मैं बात करूं 35,000 करोड़ का इसमें फंड कोरोना वैक्सीन के लिए इसके अंतर्गत रखा गया है। और आयुष मंत्रालय द्वारा इसे 2,970 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें 137% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इसी श्रृंखला का अगर 10वें नंबर के प्रश्न की यदि बात करें तो जल जीवन मिशन शहर के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट इसके अंतर्गत जारी किया गया है। देखिए, हर किसी व्यक्ति विशेष को जल पहुंचाने का जो ये योजना लागू की गई थी, तो उसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत इसमें बजट का धनराशि का आवंटन कितना किया गया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप देखोगे 2,87,000 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत इसमें ये आवंटित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर का प्रश्न। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप मेरे साथ इसे पहले से लेकर अंत तक अवश्य देखें। जो चीज़ें नोट करने की हैं तो आप उसे नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। अब 11वें नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करें, स्वच्छ वायु के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट इसमें पेश किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस प्रकार से वातावरण में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये केमिकल या कहें ये जितने भी प्रदूषित चीज़ें हो रही हैं समाज में, जब वाहनों से निकलने वाले धुएँ की बात की या फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ की बात करें या किसी अन्य कारण से जो वायु का स्तर दिन पर दिन बहुत खतरनाक स्तर को पार करते हुए जा रहा है, तो स्वच्छ वायु के साफ हवा के लिए या कहें स्वच्छ हवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये बजट
का प्रावधान इसके अंतर्गत जो पेश किया गया है वो किया गया है आपके 2270 करोड़ रुपये इसके अंतर्गत खर्च किया जा रहा है। और 12वें नंबर की बात करूं, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की कब से की गई थी। तो दोस्तों जो पीएम स्वनिधि योजना है उसकी जो शुरुआत 1 जून 2020 से ये प्रारंभ किया गया है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जून 2020 से प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन सी योजना का आवंटन या कहें उसको लॉन्च किया गया था, उसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो ये है पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 13 नंबर के, पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए इस योजना के तहत जो पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 125 शहरों को चिन्हित किया गया है, 125 शहरों को इसके अंतर्गत लिया गया है। और 14वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। अगर मैं बात करूं जो पीएम स्वनिधि योजना का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक ये कार्यान्वित रहेगी। और उसके पश्चात जिस प्रकार का सरकार इसमें स्टैंड लेगी, आगे इसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, तो वो बात की बात है। अभी तक इस योजना की यदि हम बात करें तो ये जो योजना हमें उपलब्ध मिलेगी 2022 तक, इसी वर्ष तक ये रहेगी। और 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने लाख लोगों को कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसमें जो 20 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, 50 लाख, और 10,000 तक का इसमें लोन 7% ब्याज की दर पर इसमें दिया जाएगा। इसमें एक अपने उद्योग या कहें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के तहत 50 लाख जो रेहड़ी पट्टी पे जो अपना कारोबार चलाते हैं या कहें उसमें रहने के लिए मजबूर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को 10,000 तक का इसमें लोन दिया जाएगा जो 7% ब्याज पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए कितनी धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया, कितने करोड़ का, ये तो 5 करोड़ का इसमें धनराशि आवंटित की जाएगी। अब बात करते हैं 17 नंबर का जो प्रश्न है, पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब की गई थी। जो पीएम वाणी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 5 सालों के लिए इसको किया गया है। अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं 18वें नंबर की प्रश्न, मत्स्य संवाद योजना के तहत मछली उत्पादन का लक्ष्य 5 सालों में कितना रखा गया है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं जो मत्स्य संवाद है उसके अंतर्गत जो योजना प्रारंभ की गई है केंद्र सरकार द्वारा, इसके अंतर्गत जो 5 सालों में मछली पालन के अंतर्गत कितने लाख टन का इसमें लक्ष्य रखा गया। तो यदि मैं बात करूं 220 लाख टन के अंतर्गत इसका वो लक्ष्य रखा गया है। इस योजना जो मत्स्य संवाद योजना की शुरुआत 10 दिसंबर 2020 से ये प्रारंभ किया गया है। अब बात करते हैं 19वें नंबर की प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संवाद योजना में कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसमें 21 राज्यों को इसमें लिया गया है मत्स्य संवाद योजना के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें नंबर का प्रश्न, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन विकास के लिए 10 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई थी। तो ये ई गोपाल ऐप ये जारी किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी या शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की योजना प्रधानमंत्री द्वारा ये 15 अगस्त 2020 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों 22वें नंबर का प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। क्वेश्चन बनता है तो ये आपको पता होना चाहिए। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर योजना की ये शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसी क्रम में 23वें नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार द्वारा जो ये योजना लागू की गई है उसमें जो गांव की संपत्ति होगी किसी व्यक्ति विशेष की, तो बैंक
उसके आधार पर उसे लोन दे सकता है। जो ये लोन जो दिया जाएगा उस योजना के तहत, किस योजना के तहत दिया जाएगा, तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इसे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी नोट कर लीजिए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। अब आते हैं 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किस राज्य में यश वर्षिणी योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ये गोवा से इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। अब यशस्विनी योजना क्या है, तो इसमें हम गौर करते हैं। देखिए, इसका जो शुभारंभ किया गया था जनवरी 2020 को, इसकी शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत महिला उद्यमिता के लिए स्मृति ईरानी द्वारा गोवा में इस योजना को लॉन्च किया गया था। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूहों द्वारा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण के द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। अगर जो ये समूह बनाए यशस्विनी के अंतर्गत जो समूह बने हैं गांव घरों में जो महिलाओं के, उसके अंतर्गत जो महिला समूह हैं उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन यदि कोई महिला लेती हैं तो उसे मुक्त ऋण के आधार पर ये दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों इसी श्रृंखला के अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार की गरीबी कल्याण योजना कितने राज्यों से इसकी शुरुआत की गई थी? अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार की जो गरीबी कल्याण योजना है वो कितने राज्यों से इसकी शुरुआत की गई है? दोस्तों अगर मैं बात कहूँ तो ये 6 राज्यों से इसकी शुरुआत की गई है और 6 राज्यों के 116 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है। और गरीबी कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत 116 जिलों में ये कार्यक्रम अभी वर्तमान समय में चल रहा है। और यदि राज्यों के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 राज्यों से इसकी शुरुआत की गई है और 116 जिलों को इसके अंतर्गत शुरुआती दौर पर लिया गया है। और इसकी जो शुरुआत की हुई थी आपके 20 जून 2020 को बिहार से इसकी शुरुआत की गई है। खड़गदिया में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब बात करें तो जो 6 राज्य हैं यू कौन कौन से, कभी क्वेश्चन पर बनता है कि जो 6 राज्यों से इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वो 6 राज्यों के नाम कभी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। इन 6 राज्यों से 116 जिलों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला के 26वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। ये 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस जीव के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी? देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखिए जीवों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। जैसे कि टाइगर योजना आपने देखा होगा 1973 में ये चलाया गया था। उसके पश्चात अलग अलग जीवों के संरक्षण में ये चीज़ें की जाती है। अब जीव के संरक्षण में जो प्रोजेक्टर की जो घोषणा की जाती है, क्यों की जाती है, उसका मैं आपको अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, जो जीव विलुप्ति की कगार पे आ जाते हैं, जब उनका ज़्यादा स्तर पर या दोहन हो रहा हो या फिर उनकी प्रजाति किसी प्रकार से फल फूल नहीं रही हो, तो उनको जीवित रखने के लिए, उनको प्रजनन करवाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है सरकारी या देशों के द्वारा। तो स्वतंत्रता दिवस के जो 15 अगस्त 2020 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस जीव के संरक्षण की यहाँ पर पहल शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये डॉल्फिन प्रोजेक्ट है। ये जो डॉल्फिन है ये भारत के गंगा नदी के जो मीठे जल की ये डॉल्फिन होती है, ये गंगा नदी के नदियों में पाई जाती हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी जो प्रोजेक्टर है इसकी ये संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्टर की घोषणा की गई थी। ये देखिए, देश के मीठे पानी में डॉल्फिन का संरक्षण ये इसमें किया जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ मैं जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना इससे पूर्व जो की गई थी, जो शुरुआत 1973 से की गई थी, उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हुआ था। और एलिफेंटा प्रोजेक्ट की यदि हम बात करते हैं 1992 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड ये राज्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट है या कहें इसके संरक्षण के लिए
15 अगस्त 2020 से इसके प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुपोषित माँ अभियान किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी ये राजस्थान से इस योजना की शुरुआत की गई थी। 20 मार्च 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी जाएंगी। मैंने इससे पूर्व आपको बताया था। इस योजना का सुपोषित माँ अभियान का मतलब ये होता है जब माँ गर्भवती होती है तो उस गर्भावस्था के दौरान उसको जो चीज़ें, जो प्रोटीन, जो वसा इत्यादि की जो ज़रूरत पड़ती है, जो पोषक तत्वों के उसके शरीर को आवश्यकता होती है, उसके बच्चे के लिए आवश्यकता होती है, उसकी परिपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार या कहें राज्य सरकार द्वारा ये चीज़ों का शुरुआत किया जाता है, जिससे कि उस माँ को पोषण सही तरीके से मिल पाए, हर चीज़ उसका बच्चा जच्चा सब दोनों स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार के वो पोषण अपोषण से ग्रसित ना हो। इस प्रकार से इस योजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न की बात करते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कितने राज्यों में, कितने जिलों में इसका आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यदि मैं बात करूं इसके अंतर्गत जो सघन मिशन इंद्रधनुष है 3.0, तो इसके अंतर्गत 250 जिले लिए गए हैं। इसके अंतर्गत इंद्रधनुष 1.0 की शुरुआत 2017 में किया गया था और इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत 19-20 में इसको किया गया था। अब जो ये योजना को लॉन्च किया गया है, अब ये सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये इसको लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 250 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला के अगले प्रश्न की बात करता हूं मैं आपके समक्ष। आत्मनिर्भर डिजिटल अभियान के तहत कितने विदेशी ऐप को प्रतिबंध कर दिया गया है? देखिए, आत्मनिर्भर डिजिटल अभियान के तहत कितने ऐसे विदेशी ऐप हैं जिनको भारत सरकार द्वारा इनको क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया, इन पर रोक लगा दी गई है। 59 ऐसे ऐप हैं और प्लस 118 ऐप है। अगर हम इनकी टोटल संख्या की बात करें तो 177 ऐसे ऐप हैं जिनको भारत सरकार द्वारा ये विदेशी ऐपों को प्रतिबंधित लगा दिया। देखिए 59 ऐप प्राथमिक वार में इस जो पहला जो चरण था इसमें 59 ऐपों को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित। उसके बाद 118 ऐपों को भी प्रतिबंधित कर टोटल 177 ऐप ये प्रतिबंधित कर दिए गए हैं भारत में। ठीक है, अब 30वें नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करें, भारत के कितने गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से इसे जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों यदि हम गाँव की संख्या कहें तो 1.41 लाख गाँव को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। 1,41,000 लाख गाँव को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, स्वच्छ अभियान के तहत देश के कुल कितने गांव 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं? देखिए, हमारे देश में जो इससे पूर्व जो शौचालय में जो लोग हों या कहीं गरीबी की वजह से शौचालय नहीं बना पाते हैं या खुले में शौच करते थे, तो अब स्वच्छ अभियान के तहत उनको जो शौचालय बनवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि आवंटन की गई हैं। तो अब 2 अक्टूबर 2019 तक जो शौचालय मुक्त जो क्षेत्र हो चुके हैं, अगर उनकी संख्या यदि हम बात करें 6,03,175 गाँव को अभी तक शौच मुक्त ये कर चुके हैं सरकार द्वारा, और 706 जिलों में खुले में शौच से भी इसे मुक्त कर दिया गया। 36 राज्य मुक्त हो चुके हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वो अगला प्रश्न है 32वां, लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख की संस्कृति के लिए बनी सहमति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके क्वेश्चन ये बन सकता है, ये यूपीएससी या पीसीएस के अंतर्गत आ सकता है। यह किशन रेड्डी को लद्दाख भाषा, लद्दाख संस्कृति या लद्दाख संस्कृति के लिए बनी समिति के अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? देश के विभिन्न अपीली मंचों में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए इसको लागू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 34वें नंबर के प्रश्न के। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर
गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अब इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न 35वें नंबर का ये प्रश्न है, आयुष्मान सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। जो आयुष्मान सरकारी योजना है तो इसके अंतर्गत क्या है, देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो निर्माण जो करने की जो महत्वपूर्ण पहल जो प्रारंभ हुई थी, उसके अंतर्गत जो सहकारी समितियां हैं तो उनकी सहायता से एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य चिकित्सा का इसके अंतर्गत प्रदान करने का एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो आपके समक्ष जल्दी लेके उपस्थित होऊंगा, इसका भाग 2। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।